हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है इकोनॉमिक्स फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो आज उसकी 7th वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले बाकी वीडियोस को देख लेना। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कार्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, तो आज हम पढ़ेंगे द ऑर्डिनल थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट थ्योरी द कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें हम मीनिंग देखेंगे इंडिफरेंस कर्व का, अजम्पशन देखेंगे इंडिफरेंस कर्व थ्योरी की, प्रॉपर्टीज देखेंगे इंडिफरेंस कर्व की, टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बजट कांस्टेंट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बजट लाइन। ठीक है, तो किस तरीके से शिफ्ट और रोटेट करती है ये भी देखेंगे बजट लाइन को। और उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक क्या रहने वाला है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, इसकी थोड़े बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को बहुत अच्छा बना देती है। और ऐसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ये डेवलप किसने की थी इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस एजवर्थ। 19th सेंचुरी में इन्होंने डेवलप की थी इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। और बाद में चलते एक और इकोनॉमिस्ट इस थ्योरी के साथ जुड़ जाते हैं, इटालियन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था वेल्फ्रीडो पेरिटो। ठीक है, उसके बाद 1934 में दो और इकोनॉमिस्ट इस फील्ड में और ज़्यादा अध्ययन करते हैं जिनका नाम था जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन। ये रीडिफाइन करते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को 1934 में। और बाद में चलते 1939 में जे.आर. हिक्स अपनी बुक, उनकी एक बुक थी, उनका नाम था वैल्यू एंड कैपिटल, उसमें फाइनल शेप देते हैं किसकी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। ठीक है, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं। क्या है मीनिंग इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व क्या है कि ये बताता है वेरियस कॉम्बिनेशन के लोकस को बताता है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन को हम स्टडी करते हैं किसमें, इंडिफरेंस कर्व में। ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे, किसको, कंज्यूमर को। और कंज्यूमर उनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करता है और बाकी सारे कॉम्बिनेशन जो होते हैं इंडिफरेंस कर्व में वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो इसीलिए ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन का लोकस है क्या, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं बहुत सारी अजम्पशंस जिन पे बेस्ड है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। ठीक है, तो जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, ऑर्डिनल होगी। कंज्यूमर रैंक दे सकता है प्रेफरेंसेस को। ठीक है, या वेरियस बास्केट ऑफ गुड्स को ऑर्डर दे सकता है कि कौन सी बास्केट या कौन सी गुड उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है या कम दे रही है। वो प्रिसाइजली तो नहीं बता सकता बट रैंक के थ्रू बता सकता है। इस पे बेस्ड है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो क्या है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सबसे पहले पढ़ते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ही स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बताता है। ठीक है, कि इंडिफरेंस कर्व जो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है ये कौन बताता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है कि जैसे ही कोई कमोडिटी हम एक ज़्यादा उसकी कंजप्शन को बढ़ाएं तो दूसरी कमोडिटी की कंजप्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये कौन बताता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज हैं, एज इट इज़ ये आप रिमेंबर रखोगे, इनको खुद पढ़ लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं और नेक्स्ट अजम्पशन है जिस पे बेस्ड है इंडिफरेंस कर्व, वो कौन सी है, रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी का मीनिंग क्या है कि कोई व्यक्ति जिसके पास गुड सेंस हो और गुड जजमेंट हो वो कौन होता है, रैशनल पर्सन होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर कौन क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। ठीक है, वो मैक्सिमाइजेशन चाहता होना चाहिए अपनी यूटिलिटी को विद इन गिवन इनकम से, जो उसके पास गिवन इनकम है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी चाहने वाला होना चाहिए।
और उसको मार्केट का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, और जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट की वो उसको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अजम्पशन है कंसिस्टेंसी, कि कंज्यूमर कंसिस्टेंट होना चाहिए अपनी चॉइस को। अगर एक पीरियड में वो बंडल ए को चूज करता है बंडल बी के ऊपर, तो नेक्स्ट पीरियड में भी वो चूज करेगा ए को बी के ऊपर, ना कि बी को ए के ऊपर, ठीक है। अगर उसके पास दोनों अवेलेबल होंगे तो उसको ऐसा भी कह सकते हैं हम कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी नॉट ग्रेटर देन ए, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे। नेक्स्ट अजम्पशन है ट्रांसिटिविटी। अगर एक पीरियड में बंडल ए प्रेफर किया जाता है बी के ऊपर और बी किया जाता है प्रेफर्ड सी के ऊपर, तब बंडल ए जो होगा वो प्रेफर किया जाएगा सी के ऊपर। ऐसा भी कह सकते हैं हम, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। एज इट इज रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का क्या मतलब हुआ? ये कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को बताता है कि वो ऐसे प्रेफरेंसेस होने चाहिए कि जैसे हम ग्रेटर कंजप्शन करते हैं किसी कमोडिटी की, तो उस वजह से क्या होगा कि वो जो ग्रेटर कंजप्शन की वो हमें ऑफर क्या करेगी? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यही थी मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर की अजम्पशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉन स्टैटिटी अजम्पशन। तो क्या है स्टैटिटी? सबसे पहले स्टैटिटी आपको बता देता हूं। स्टैटिटी होता है कि जहां पे कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमम होती है या कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम होती है। तो नॉन स्टैटिटी का मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर जहां पे मैक्सिमम यूटिलिटी लेवल ना हो, कि कंज्यूमर हमेशा अचीव नहीं कर सकता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल को। तो इसी वजह से वो हमेशा चाहता है, ज़्यादा को प्रेफर करता है, ज़्यादा क्वांटिटी गुड्स की कंज्यूम करना प्रेफर करता है लेस के मुकाबले, ठीक है। और ये थ्योरी दो कमोडिटी पे बेस्ड होगी, और प्राइस, इनकम, टेस्ट और प्रेफरेंसेस कंज्यूमर के वो भी गिवन और अनचेंज्ड रहेंगे जब हम इस थ्योरी को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये थी 9 असम्पशन जिन पे बेस्ड है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होना चाहिए? नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्लोप क्यों होगा? जैसे ही एक कमोडिटी की अगर कंजप्शन हम डिक्रीज कर देंगे, तो दूसरी कमोडिटी की जो कंजप्शन है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव करनी है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू भी आप एज इट इज ही समझ लेना, ठीक है। उसके बाद जितनी फर्दर अवे ओरिजिन से जितनी दूर इंडिफरेंस कर्व होगी, तो उतनी ज़्यादा यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन जो है वो कंज्यूमर अचीव करेगा। तो इसलिए हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताती है, और लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताती है, ठीक है। तो इस वजह से इंडिफरेंस कर्व 3 जो है वो ग्रेटर देन है इंडिफरेंस कर्व 2 से, और इंडिफरेंस कर्व 2 जो है वो ग्रेटर देन है इंडिफरेंस कर्व 1 से। एज इट इज रिमेंबर रखोगे ये तीनों के तीनों। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व जो है वो दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होगा कि सिमिलर इंडिफरेंस कर्व पे दो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो होंगे, जो इंडिफरेंस कर्व नहीं बताती है। इंडिफरेंस कर्व बहुत सारे अलग पॉइंट पे, एक ही इंडिफरेंस कर्व के बहुत सारे पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताता है। बट अगर हम बात करें यहाँ की और इस पॉइंट की, तो यहाँ दोनों दो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता रहे हैं एक ही इंडिफरेंस कर्व पे। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये भी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो एक दूसरे एक्सेस को टच नहीं करेगी। इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगी, ना ही एक्स एक्सेस को टच करेगी और ना ही वाई एक्सेस को टच करेगी। अगर ऐसा करती है तो क्या होगा?
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज इस पी पॉइंट पे अगर इंडिफरेंस कर्व जो है इसको टच कर रही है तो क्या होगा कि यहाँ जो है वाई गुड ही कंज्यूम कर पाएगा कंज्यूमर, एक्स गुड नहीं कर पाएगा। बट हमें इंडिफरेंस कर्व क्या बोलती है कि यहाँ पे दो गुड के कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करता है कंज्यूमर, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इस वजह से इंडिफरेंस कर्व जो होगी वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगी। ठीक है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की कि इंडिफरेंस कर्व जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के पैरेलल हों, दो या दो से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के पैरेलल ही हों, वो अनपैरेलल भी हो सकती हैं। ये देखो डायग्राम के थ्रू आप मज़े से ईजिली समझ पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व की कि इंडिफरेंस कर्व रियलिटी में कैसी होती हैं, बैंगल्स होती हैं, बैंगल टाइप होती हैं या सर्कल टाइप होती हैं। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे, ये डायग्राम के थ्रू आप देख लो। ठीक है, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व जो होगी वो टू द ओरिजिन होगी। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी, इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होगी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से होगी। ठीक है, तो क्या बताता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कि जैसे ही y, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे y जो है गुड हमने डिक्रीज की उसकी कंजप्शन, तो हमें एक्स गुड की कंजप्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे ही ऐसे ऐसे करते रहो, तो आपको जैसे ही आपने वाई कमोडिटी की गुड जो है वाई गुड की कंजप्शन डिक्रीज की तो एक्स गुड की कंजप्शन बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहना है। तो ये भी थी प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की कि इंडिफरेंस कर्व क्या होगी, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगी। ठीक है, अगर कनकेव टू द ओरिजिन होगी तो ऐसा नहीं होगा। ये देखो क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो डिक्रीज तो कर रही है बट उतनी ही इंक्रीज नहीं करेगी। जो जितनी मतलब वाई कमोडिटी हमने डिक्रीज करी तो हो सकता है उतनी ही कंजप्शन जो है वो इंक्रीज नहीं करेगी, उससे कम भी कर सकती है। तो इस वजह से ये कनकेव टू द ओरिजिन नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो मेजरली दो टाइप्स हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो कौन कौन सी, एक तो इंडिफरेंस कर्व परफेक्टली सब्सटीट्यूट गुड की और इंडिफरेंस कर्व परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो जो दो परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं या स्ट्रांग सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं तो वो बहुत हद तक आइडेंटिकल होते हैं। कंज्यूमर को इतना ज़्यादा डिफरेंस उनके बारे में पता नहीं होता है, तो वो कोई उन दो में से एक को कंज्यूम कर सकता है। तो इसी वजह से इनकी जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, परफेक्टली सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में नेगेटिव स्लोप होता है और लीनियर इंडिफरेंस कर्व होती है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स फॉर वाई क्या होगा, -1 होगा परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व परफेक्टली कंप्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या रहेगा, वो एल शेप्ड या राइट एंगल होगा। ये देखो डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं कि उनको साथ में कंज्यूम किया जाता है या सर्टन प्रोपोर्शन में कंज्यूम किया जाता है। तो इस वजह से एक की कमोडिटी कंज्यूम करना और दूसरे की नहीं करना ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पे अगर कंजप्शन जो वाई गुड की है, अगर हम ओ ए करते हैं और ओ बी करनी पड़ेगी हमें एक्स गुड की कंजप्शन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री केस में हमें कुछ प्रोपोर्शन में दोनों कमोडिटी को कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल किसे समझते हैं, अगर एक्स गुड हमें ओ सी कंज्यूम करनी है तो ओ डी हमें क्या करनी पड़ेगी, वाई गुड को, तभी जो कंज्यूमर है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल फ्रेगमेंट है इंडिफरेंस कर्व का, ये वाला एरिया, वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल जो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सॉरी फ्रेंड, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। और वर्टिकल फ्रेगमेंट में क्या रहेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या रहेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बजट कांस्टेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे नेक्स्ट, तो वहां पे इसका भी यूज होता है। तो बजट कांस्टेंट क्या है कि हमारे पास या किसी कंज्यूमर के पास इनकम गिवन है और प्राइस, दोनों गुड्स का प्राइस भी गिवन है, तो वो
दो गुड का कितना कॉम्बिनेशन जो है, कितनी कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर पाएगा, ये कौन बताता है? बजट कांस्टेंट बताता है, ठीक है। तो बजट कांस्टेंट एक बाउंड्री होती है दो गुड्स की कि हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो बजट लाइन, प्राइस लाइन या प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन या प्राइस इनकम लाइन क्या बताती है? ये बताती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी? बजट कांस्टेंट की, ठीक है। तो बजट कांस्टेंट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन या प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन या प्राइस इनकम लाइन, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्राइस रिलेटिव को या रिलेटिव प्राइस को। तो क्या है रिलेटिव प्राइस? ये दो गुड्स का प्राइस है। एक गुड के प्राइस या सर्विस, किसी एक सर्विस का प्राइस दूसरी सर्विस या गुड के रिलेशन में क्या प्राइस है, तो वो कौन बताता है? रिलेटिव प्राइस से हमें पता लगता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है बजट लाइन का। ये देखो, ये डायग्राम के थ्रू भी हमें पता लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ही गुड ए को हम अगर गुड वाई को डिक्रीज करते हैं तो गुड एक्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए विद इन गिवन इनकम। तो ये हमें क्या बताता है? नेगेटिव स्लोप बताती है। तो इसका स्लोप को हम ऐसे भी कह सकते हैं सिंबॉलिकली, माइनस प्राइस ऑफ एक्स गुड डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई गुड, ठीक है। एज इट इज रिमेंबर रखोगे, और हमेशा इसका क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। इक्वेशन बजट लाइन की क्या होती है कि प्राइस ऑफ एक्स गुड मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड प्लस प्राइस ऑफ वाई गुड। यहाँ वी नहीं वाई है, ठीक है। तो इसको आप ठीक कर लेना, यहाँ पे वाई है ना कि एक्स है, ठीक है। प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ वाई, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा इनकम, मनी इनकम के बराबर, या मनी एम से भी बोल सकते हैं या वाई, कहीं कहीं एम दिया होता है कहीं कहीं वाई, तो दोनों लिख सकते हो आप, ठीक है। और क्या कि ये जो बजट लाइन है ए बी, इसके बीच का जो एरिया है, या इस जो ए बी लाइन है, इस पे जो भी पॉइंट होंगे वो सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर बताएंगे कंज्यूमर का, ठीक है। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्राइस की चेंज होने से बजट लाइन पे क्या फर्क पड़ता है। तो बजट लाइन क्या होती है? रोटेट करती है, ठीक है। तो वन बाय वन गुड, वन वन गुड लेते हैं, ठीक है। अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ प्राइस कमोडिटी गुड एक्स या गुड वाई का चेंज होता है, तो स्लोप बजट लाइन का क्या करेगा? रोटेट करेगा, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखो, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है और वाई एक्सिस पे गुड वाई है। तो ये तीनों बजट लाइन है, BL1, BL और BL2, ये बजट लाइन है, तीन बजट लाइन्स हैं, ठीक है। ओरिजिनल बजट लाइन है BL। अगर क्या होता है कि कंज्यूमर गुड एक्स की जो प्राइस है वो कम हो जाती है, तो क्या करेगी? कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करेगा किसको? गुड एक्स को। तो जिस वजह से क्या होगा कि कंज्यूमर की बजट लाइन जो BL है वो शिफ्ट करेगी आउटवर्ड, BL से BL2 की ओर, ठीक है। और जैसे ही कंज्यूमर की इनकम अगर सिमिलर रहती है, सेम रहती है, पर प्राइस गुड एक्स का बढ़ जाता है, तो उस वजह से क्या होगा कि कंज्यूमर कंजप्शन ऑफ गुड एक्स की कम करेगा। तो जिस वजह से क्या होगा कि गुड एक्स जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगी BL से BL1, ठीक है। तो ये था गुड एक्स के प्राइस के कम होने या बढ़ने से बजट लाइन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब हम दूसरा केस देखते हैं। जब प्राइस जो है प्राइस जो है गुड वाई का जो है इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो बजट लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा? जब गुड एक्स का प्राइस सेम रहे और इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी सिमिलर और अनचेंज्ड रहे, तो क्या होगा कि जो ओ एल बी है वो ओरिजिनल बजट लाइन है और बाकी दोनों बजट लाइन वो न्यू बजट लाइन है। तो जैसे ही क्या होगा कि प्राइस जो है वो वाई गुड का इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा कि बजट लाइन, ओरिजिनल बजट लाइन BL क्या करेगी? इनवर्ड शिफ्ट करेगी B1L की तरफ, ठीक है। और प्राइस जैसे ही कम होगा तो बजट लाइन शिफ्ट करेगी आउटवर्ड LB2 की ओर, ठीक है, BL से B2L की ओर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इनकम के चेंज होने से बजट लाइन पे क्या होता है। इनकम के चेंज होने से बजट लाइन क्या करती है? शिफ्ट करती है आउटवर्ड और इनवर्ड, ठीक है।
तो रोटेट नहीं होती बल्कि शिफ्ट करती है, ठीक है। तो बी एल क्या है, ओरिजिनल इनकम है, और ये क्या है, ओरिजिनल बजट लाइन है बी एल, और बी टू एल टू और बी वन एल वन क्या है, न्यू बजट लाइन है। होता क्या है कि अगर जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है तो उस वजह से क्या होगा कि वो दोनों कमोडिटीज की कंजप्शन ज्यादा कर पाएगा, तो जिस वजह से क्या होगा कि बजट लाइन शिफ्ट करेगी आउटवर्ड, बी एल से लेकर कहाँ जाएगी, बी टू एल टू की ओर शिफ्ट करेगी। अगर दूसरी ओर अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज करती है तो क्या होता है, अब उसके पास इतना बजट नहीं है कि वो दोनों कमोडिटीज को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर सके, तो इस वजह से इनवर्ड शिफ्ट होती है बजट लाइन, कहाँ से, बी एल से बी वन एल वन। तो ठीक है, दोनों रिमेंबर रखोगे ये सभी पॉइंट आप एज इट इज ही करके। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम देखते हैं कि कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के केस में कहाँ इक्विलिब्रियम को अचीव करता है, या कहाँ वो अचीव करता है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कहाँ पे करता है, विद इन जब उसकी इनकम गिवन होगी और मार्केट प्राइस भी गिवन होगा। तो थ्री कंडीशन है जिनको फुलफिल करना पड़ेगा कंज्यूमर को अगर उसको इक्विलिब्रियम को अचीव करना है। तो कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो होगा वो प्राइस के, कमोडिटी के प्राइस के रेशो के या बजट लाइन को इक्वल करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स फॉर वाई इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी वाई इक्वल टू माइनस प्राइस ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड वाई, ये भी इक्वल होना चाहिए। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होनी चाहिए, और बजट लाइन टेंजेंट होनी चाहिए किसकी, इंडिफरेंस कर्व के, इंटरसेक्ट नहीं बल्कि टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, तो कहाँ पे टेंजेंट, ये तीनों कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, पॉइंट ई पे ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, और कंज्यूमर का क्या है, पॉइंट ई पे इक्विलिब्रियम पे है, और वो कंज्यूम कर रहा है ओ एल कमोडिटी ऑफ गुड वाई, कंजप्शन ऑफ गुड वाई, और ओ एम कंजप्शन ऑफ गुड एक्स, और वो इक्विलिब्रियम है कहाँ पे, पॉइंट ई पे, पॉइंट सी और डी पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बजट लाइन ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, इंडिफरेंस कर्व्स आई सी वन, तो केवल आई सी टू पे ही जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है एट पॉइंट ई पे, और गुड कितनी कंज्यूम कर रहा है, ओ एल कंज्यूम कर रहा है गुड वाई की, और ओ एम गुड एक्स की, ठीक है। तो यही है इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ही आज का टॉपिक होता है एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये लेक्चर अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है, और हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।